चलिए जी। गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ सेक्शंस हमने किए थे। अभी तक जितना हमने आर्बिट्रेशन में पढ़ा है एक बार फटाफट से 5 मिनट में उसका रिकैप करेंगे। हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की। सबसे पहले हमने एडीआर पढ़ा था कि कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हमें चाहिए, जिसके लिए हमें पता लगा कि वो कौन कौन से हैं। आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है। फिर हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया किसके बारे में जी? आर्बिट्रेशन के बारे में। ठीक है जी, कि आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पार्टीज अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं किसी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन के द्वारा, जिसको हम आर्बिट्रेटर के नाम से बुलाते हैं। हमने पढ़ा आर्बिट्रेटर कौन है, आर्बिट्रेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है। और अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्ट जो हमने पढ़ना शुरू किया उसका नाम क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जिसका पार्ट 1 डील करता है किससे? आर्बिट्रेशन से। सबसे पहले हमने सेक्शन 7 पढ़ा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे पार्टीज ने डिसाइड किया है कि सर्टेन और ऑल डिस्प्यूट्स विच हैव अराइजन, जो हो चुके हैं या जो अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर, हम किससे सॉल्व करेंगे जी? आर्बिट्रेशन से। ठीक है जी, इसकी डिटेल सेक्शन 7 में पढ़ी। फिर हम आगे बढ़े, सेक्शन 8 बताता है पावर टू रेफर द पार्टीज टू द कोर्ट, कि पार्टीज को आर्बिट्रेशन में, ठीक है जी, पावर टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन बाय द कोर्ट, कि आर्बिट्रेशन में भेज सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। 9 मैंने आपको कहा था होल्ड करना, क्योंकि 9 और 17 एक साथ करवाऊंगा। ठीक है जी, फिर हमने 10 पढ़ा। 10 क्या बताता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितना होगा? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड बट इट शैल नॉट बी एन इवन अ नंबर। ठीक है जी, और जहां डिसाइड नहीं किया तो सोल आर्बिट्रेटर। 11 बताता है कंप्लीट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में, कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए भी जवाब था पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, सिंगल होगा या 3 होंगे उस अनुसार। पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो 3 कैसे अपॉइंट होंगे? दोनों पार्टीज एक एक लाएगी और वो दोनों अपॉइंटेड एक लाएंगे। ठीक है जी, और अगर एक होता है तो एक पार्टी दूसरे को बताएगी, वो अप्रूव कर देगी। एक्ट का बताया हुआ या पार्टीज का बताया हुआ अगर फेल हो जाता है तो घूम फिर के जाना कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट, और एज द केस मे बी हाई कोर्ट और एनी और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। फिर कुछ बातें पढ़ी थी हमने कि रिटर्न में एक्सप्लेनेशन या रिटर्न स्टेटमेंट ले लेना, डिस्क्लेमर दे दे अगला कि मैं क्या हूं जी? इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल हूं और मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है जो पार्टीज ने मांगी है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। ठीक है जी, और 1 बताता है आर्बिट्रेटर पार्टीज को रिटर्न स्टेटमेंट देगा। 2 बताता है किस बारे में जी? बोलो भाई, बाद में अगर पता लगा तो वो चैलेंज कर सकता है। 3 बताता है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज के बारे में। सेक्शन 12 यानी कि कंप्लीट डिपेंड करता है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। 13 बताता है चैलेंज प्रोसीजर, कैसे चैलेंज करना है, पार्टीज बताएंगी, नहीं बताया तो ठीक है जी, आर्बिट्रेटर को ही, ट्रिब्यूनल को ही आप क्या करोगे जी? चैलेंज करोगे और वो खुद डिसाइड करेंगे। नहीं डिसाइड करते हैं तो आर्बिट्रेशन चलती रहेगी और उसके बाद अवार्ड आएगा जिसको आप सेट असाइड भी करवा सकते हो। 14 बताता है फेलियर इम्पॉसिबिलिटी आर्बिट्रेटर की। 15 बताता है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट। डन। 16 अभी करवाया नहीं। 17 और 9 एक साथ पढ़ेंगे, मैंने कहा था। फिर हम आगे बढ़े थे। 18 क्या बताता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, दोनों को इक्वल ट्रीट करो। 19 क्या बताता है? ठीक है जी, कि रूल डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स फॉर प्रोसीजर। 20 प्लेस के बारे में बताता है जी। 21 किस बारे में बताता है जी? बिल्कुल सही, कमेंसमेंट कब होगी? 22 लैंग्वेज। 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, जो कितने टाइम पीरियड में आ जानी चाहिए? 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब से? जब से आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हुए हैं। फिर मैंने आपको 25 पहले करवा दिया था कि अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है, यानी कि क्लेमेंट ने ही स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं दी, तो आर्बिट्रेशन टर्मिनेट हो जाएगी। डिफेंडेंट ने यानी कि सामने वाली पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दी है तो क्या होगा जी? बोलो भाई, कंटिन्यू रहेगी, बट इसका यह मतलब नहीं है कि सामने वाले ने एडमिट कर ली है वो चीजें। आ रही है बात समझ में? पक्का। और 3 क्या कहता है जी? अगर पार्टी ओरल हियरिंग पे नहीं आती है, कोई एविडेंस नहीं लाती, तो जितने एविडेंस या ओरल हियरिंग हुई है उसी के बेसिस पे डिसीजन आ जाएगा। 24 मैंने घर से पढ़ने के लिए दिया था और मैंने कहा था 5 मिनट लगेंगे।
ठीक है जी, पूरे 5 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया अभी तक जो पढ़ा था। ठीक है जी, सेक्शन सबको याद हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए तो आपके एफर्ट्स की कमी है। एफर्ट्स को इंक्रीज करो और काम को पूरा करो भाई। डन। परसों छुट्टी होगी आपकी, तो उस छुट्टी वाले दिन यू नो वेरी वेल पूरा आर्बिट्रेशन दोबारा से पढ़ना है, रिवाइज करना है। इतनी बार पढ़ लोगे तो ना टेस्ट में दिक्कत आएगी, ना भूलोगे, एग्जाम्स तक तो पक्का पक्का। ओके। देखिए जी, हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, सुनवाई कैसे होगी और रिटन प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। सेक्शन 24 इस बारे में बताता है आर्बिट्रेटर जब आएगा हमारा जो डिस्प्यूट है उसको कैसे चलाएगा, सुनवाई कैसे होगी, रिटन में होगी या ओरल भी अलाउड है, विटनेस अलाउड है या क्या क्या चीजें, उन सब के बारे में बताता है 24। क्या कहता है 24? सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट, फिर वही बात आ गई, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, यानी कि भी इसका भी अर्थ क्या है, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड अबाउट हियरिंग्स एंड रिटर्न प्रोसीडिंग्स। बट अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा जी, तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट, कि क्या ओरल हियरिंग मतलब बोल करके सुनवाई होगी क्या दोनों पार्टीज के बीच में, किस चीज के लिए, किसी भी ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए या किसी भी एविडेंस को, किसी भी सबूत को पेश करने के लिए, साक्ष्य को। आई बात समझ में? एविडेंस मीन्स साक्ष्य, सबूत, एंड विटनेस मीन्स गवाह। आई बात समझ में? ट्रिब्यूनल बताएगी कि ओरल हियरिंग करवा सकते या नहीं करवा सकते, और या फिर और वेदर द प्रोसीडिंग्स shall be conducted on the basis of documents and other materials. It means parties are free to decide, but if a party is not decided, then tribunal shall decide क्या कि whether चीजें जाएंगी oral या चीजें जाएंगी जी, लिखा है ना, on the basis of documents, यानी कि ये कह लो रिटर्न में। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, किसने बोला? बोलो भाई। सबसेक्शन 1 ने, सेक्शन 24 के, बोलो भाई। इतनी बात समझ में आती है? डन। ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो क्या हियरिंग्स ओरल होंगी या रिटर्न में होंगी। डन। अब सुन लो, एक्ट ने बताया है प्रोवाइडेड दैट, एक्ट ना बहुत मतलब लीगल लैंग्वेज अगर आप नियत से देखोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। जैसे प्रोवाइडेड दैट, ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट का मतलब ध्यान रखना, और इससे भी ऊपर आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट। इट्स लाइक कि मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, आपके पेरेंट्स ने या मान लो आपकी मम्मी ने जैसे आपको कोई सामान लेने के लिए भेजा कि बेटा जाओ एक काम करो, एक ब्रेड का पैकेट ले आओ। ठीक है जी, अब जैसे ही चले, और सुन 1 किलो आलू भी ले आइयो। जैसे ही आगे बढ़े, साथ में हरी मिर्ची लाना मत भूलियो। आ रही ना बात समझ में? देखो 3 सिचुएशन होगी, पहला जाओ ये ले आओ, दूसरा सुन, और तीसरा भूलियो ही मत, मतलब और ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं ना, क्लास में कोई लेट ना आए और ध्यान से पढ़ लेना, और फोन चलाते हुए तो बिल्कुल मत मिल जाना। बात समझ रहे हो सीक्वेंस चीजों का, कि पहला मानना है, दूसरा पक्का मानना है, तीसरा ना मान के देखो। आगे ना बात समझ में, भूलना ही नहीं। तो लिखा है कि सेक्शन 24, सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 क्या कहता है बताना एक बार। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, किस चीज के बारे में, कि हियरिंग्स और रिटर्न प्रोसीडिंग्स कैसे होगी। और पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी किस तरीके से चलना है, ओरल या रिटर्न। एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर मैं घर पे नोट्स कैसे बनाऊं, आप ही थे वो शायद, है ना, और मैंने आपको 3 बार कहा मुझे क्लास में याद दिला देना, और आप याद दिलाते नहीं। अभी मुझे याद आया तो सब सुन लो भाई, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको याद हो रहा है। पहली बात, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश में लिखना आता है अच्छे से, नहीं आता तो भाई आप उसको सुधारो। कैसे क्या पूछ लेना, क्लास के बाद में बता दूंगा भाई क्या क्या कर सकते हैं आप, या किसी दिन क्लास में भी बता दूंगा। ये चीज अगर ओके है तो उसके बाद देखो नोट्स बनाने का पर्पस क्या है हमारा। ठीक है जी, नोट्स बनाने का पर्पस ये है कि जब रिवीजन करनी हो, रिकैप करनी हो तो उसको देख लें।
कुछ बच्चे फोटोस्टेट मशीन बन जाते हैं। वो नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे एज इट इज। क्यों भाई, इससे अच्छा फोटो कॉपी करवा लो। एफर्ट्स भी लगा रहे हो, काम भी नहीं आ रहा। नोट्स का मतलब होता है कि आप चीजों को, जो मेन पॉइंट है, कोर पॉइंट्स हैं, जो चीजें हैं, जो बात बोली जाती है, जब किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाते हैं तो बोलते हैं ना नोट कर लो, साथ में नोटिंग कर लो। तो अहम अहम पॉइंट्स आप रखते हो जिससे वो पूरी चीज याद हो जाए। तो जैसे आप समझो, अब सेक्शन 24(1) को मैंने क्या बोल दिया, ये देखो, ये लो, हो गया पूरा। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, इफ नॉट डिसाइडेड ट्रिब्यूनल विल डिसाइड। क्या, ओरल या रिटर्न। लो पूरी लाइन आ गई, इसमें ना आ गई हो तो बता दो। ऐसे बना लो या आप लिख लो, एक लाइन में लिख दो, शॉर्ट में कर दो। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, पार्टी शेल डिसाइड क्या, हियरिंग, अबाउट हियरिंग एंड रिटर्न प्रोसीडिंग। बोलो भाई, समझ गए। दूसरी तरफ आगे लिख दो फिर, पार्टी इज नॉट डिसाइडेड देन डिसाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, सीक्वेंस में चला लो चीजों को। सर मुझे ये कहानी नहीं समझ में आती, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं इसको पढ़ूंगा, रिकैप करूंगा माइंड में और फिर लिख दूंगा पूरा, स्पीड अच्छी है। लिख लो, किसने मना किया। मुद्दा सिर्फ इतना है, आज से 10 दिन बाद भी पूछो रोक के, हेलो इधर आ, ठीक है जी आपको, हाँ जी गुड मॉर्निंग, मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग। सेक्शन 24 आर्बिट्रेशन याद हो, सब सेक्शन 1 ये कहता है। इंग्लिश में बताओ चाहे हिंदी में बताओ, और मैं बोलूं लिख के दिखाओ, तो इंग्लिश में आप अपने मन की बात लिख पाओ, इतना होना चाहिए। अब चॉइस आपकी है, कैसे करोगे, सिर्फ पढ़ के करोगे, लिख के करोगे, ऐसे नोट्स बना के करोगे, प्रॉपर हैंड रिटन बना करके करोगे, लॉन्ग नोट्स बनाओगे, समराइज वे में बनाओगे, जैसे यू फील कन्वीनियंट। और मन में इच्छा लेकर के बैठो कि ये काम करना है, करके ही उठना है, तो काम होगा। ऐसा नहीं कि नोट्स बना रहे हो फिर मोबाइल में लग गए, फिर कॉल पे लग गए, बाहर चले गए, घूम लिए, मन किया तो लिख लिया, मन नहीं किया तो नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना कभी भी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ऐसे बनाने हैं। 24 सबसेक्शन 1 डन। लेकिन आगे वर्ड के आगे प्रोवाइडेड दैट, यानी कि अब एक्ट अपने वाली पे आ गया कि मेरी सुन लो। क्या बोला, पार्टीज डिसाइड कर ले, नहीं तो ट्रिब्यूनल बताएगी। और फिर क्या लिख दिया, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि ट्रिब्यूनल अगर बताए तो ये जरूर ध्यान रखना क्या, कि प्रोवाइडेड दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ओरल हियरिंग्स एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कि ट्रिब्यूनल ओरल हियरिंग सिर्फ कहां करवाए, अप्रोप्रिएट स्टेज, मतलब जहां ठीक लगे, जहां सही लगे, वहां क्या करवाए जी, बोलो भाई, उस स्टेज पे करवाए। कब, ऑन अ रिक्वेस्ट बाय अ पार्टी, जब पार्टीज रिक्वेस्ट करे वो भी। अन्यथा आर्बिट्रेटर, अब इस लाइन का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, अपने आप से समझो। क्या बोला, ओरल हियरिंग करवाए, कब करवाए, एप्रोप्रिएट स्टेज पे, वो भी कब, जब पार्टी रिक्वेस्ट करे। क्या, अनलेस द पार्टीज हैव एग्रीड दैट नो ओरल हियरिंग शैल बी होल्ड। हाँ, बस ये डिसाइड ना कर रखा पार्टीज ने कभी भी ओरल हियरिंग होगी ही नहीं। अब पार्टीज ने बोल रखा है ओरल हियरिंग होगी नहीं, तो समझदार हो आप सब, ओरल हियरिंग नहीं होगी। पार्टीज ने ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ओरल हियरिंग करवा सकता है, वो भी कब, जब पार्टी रिक्वेस्ट करेगी, और वो भी एप्रोप्रिएट स्टेज पे। आ गया ना। कौन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और देखो, और सुनो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पक्का 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 पक्का, समझ गए ना, क्या करेगी, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, होल्ड ओरल हियरिंग, करवाए ओरल हियरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, किसी साक्ष्य के लिए, किसी सबूत के लिए, और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट, मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट करवाने के लिए, आपस में जो बोलते हैं ना, बहस हो रही है, दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। आई बात समझ में, बोलो भाई। और ये तो ऊपर भी पढ़ा था ना अपने, कि ओरल हियरिंग करवानी ही इसी पर्पस के लिए होती है। ये जरूरी नहीं है कि करवाएं, जरूरी पॉइंट पता है क्या है, अगले वर्ड्स ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। क्या, ओरल हियरिंग अगर करवा रहे हो तो कैसे करवाना जी, ऑन डे टू डे बेसिस, कोशिश करना, कैसे हो जी, एज फार एज पॉसिबल, कैसे हो, डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, यानी कि आजकल कोशिश करो जी। बीच में 15 अगस्त आ गई, छुट्टी होती है, मत करवाओ फिर,
लिखा ना आगे, एंड नोट ग्रांट एनी अर्जनमेंट, और अर्जनमेंट मत करना, अर्जन कर दिया, आज ओरल हियरिंग पे बुलाया है, ठीक है जी, शोभित जी ने हम दोनों को, मैं आ गया, गुड्डी का फोन आ गया, आज नहीं आ पाऊंगी। आर्बिट्रेटर ने पूछा क्यों? धूप बहुत है, टैनिंग हो जाएगी। है? ये कौन सा रीजन है? कोई जेन्युइन रीजन दो। हेलमेट नहीं है, अरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर लो। आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है? अर्जन ना करे, मना किया, देखो, शैल नॉट ग्रांट एनी अर्जनमेंट अनलेस क्या ना हो, सफिशिएंट कॉज इज मेड आउट। सर सफिशिएंट रीजन क्या है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बारिश आ रही है, गाड़ी है पार्टी के पास, आ जाओ, क्या बात होगी? ठीक है जी। अब आर्बिट्रेटर गरीब है तो हमारी क्या गलती? ठीक है जी, गाड़ी नहीं है, अब हो गया ना सफिशिएंट रीजन। आई बात समझ में जी? व्हीकल नहीं है, कैसे आए? पानी भरा हुआ है जी, कैसे आए? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, फैमिली मेंबर बीमार है जी, पार्टी खुद बीमार है जी, ये माने जाते हैं सफिशिएंट रीजन। एंड मे इम्पोज कॉस्ट, मतलब फाइन वगैरह लगा सकती है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पलरी कॉस्ट। आपने पढ़ा भी होगा कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस की जब बात आती है वहां पे एग्जाम्पलरी कॉस्ट मतलब सबक सिखाने के लिए काइंड ऑफ छोटा मोटा फाइन लगा सकती है। कब? ऑन द पार्टी सीकिंग अर्जनमेंट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। किस पे? उस पार्टी पे जो बिना किसी सफिशिएंट कॉज के क्या कर रहे हैं जी? बोलो भाई, अर्जनमेंट मांग रहे हैं बिना जेन्युइन रीजन के। फटाफट से सबसेक्शन 1 पढ़ लो फटाफट से, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पढ़ा सबने? डाउट कोई सबसेक्शन 1 में? बेसिक सी बात है, पार्टीज ने कुछ और डिसाइड ना किया हो तो ट्रिब्यूनल बताएगी कि ओरल हियरिंग हो सकती है एविडेंस के लिए और ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। बोलो भाई, या फिर रिटर्न में चलेंगी प्रोसीडिंग्स। ओके जी, प्रोवाइडेड दैट ओरल हियरिंग तभी करवाए जब पार्टी रिक्वेस्ट करे, और वो भी तब जब पार्टीज ने मना ना कर रखा हो। ओके, बोलो भाई, डन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओरल हियरिंग करवा रहे हो तो डे टू डे बेसिस पे करवाना, एज फार एज पॉसिबल। अर्जनमेंट मत करना अनलेस देयर इज एनी सफिशिएंट रीजन। एक बात बता देता हूं, पेपर में नंबर मिलेंगे सिर्फ अच्छे शब्दों के। अब दोबारा से देखो, यहाँ पे मार्क्स कब स्कोर करोगे? जब ये वर्ड्स यूज होंगे, और हाईलाइट क्या करो? जो जरूरी शब्द हैं। ठीक है जी, जरूरी शब्द कैसे? देखो लिखो, अब पहली लाइन तो पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 24(1) अब प्रोवाइड्स दैट, छोड़ सकते हो, सीधा ये लिख सकते हो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब इतना कॉमन है भी, पार्टीज एग्री करती है, स्टिल आपको लग रहा है तो बाय द पार्टीज। फिर क्या कर लो? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड। किस चीज के लिए? टू होल्ड ओरल हियरिंग्स। ठीक है जी, फॉर एविडेंस के लिए, ये वर्ड है, फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट ये हो गया। ठीक है जी, और प्रोसीडिंग्स शेल बी कंडक्टेड कैसे? ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। भाई ये शब्द, अब यहां पे शब्द जरूरी क्या है? ओरल हियरिंग, ओरल एविडेंस, ओरल आर्ग्यूमेंट्स। आई बात समझ में? या ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट अगर करो हाईलाइट तो कर सकते हो, अन्यथा मेन चीज ये है यहाँ पे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है जी, शेल होल्ड ओरल हियरिंग एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज। बस इसी से समझ जाओगे। ठीक है जी, वो भी कब? ऑन रिक्वेस्ट बाय अ पार्टी, अनलेस पार्टीज नो ओरल हियरिंग शेल बी हेल्ड, ऐसे, ताकि जब दोबारा पढ़ने बैठो तो आपकी नजर हाईलाइट पॉइंट्स पे जाए। अच्छा, 24(1) अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड, ओरल हियरिंग्स, एविडेंस, ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से। फिर अब बार बार करने की जरूरत नहीं है कि अब दोबारा से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्योंकि देखो ये ऊपर हो चुका है, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ओरल हियरिंग्स, ये वाली बात आ गई। तो अपने को अब ये याद रखना है कि अगर करवाई तो कैसे करवाए? सिर्फ ये, एज फार एज पॉसिबल ऑन डे टू डे बेसिस, नॉट ग्रांट एनी अर्जनमेंट अनलेस सफिशिएंट कॉज। ठीक है जी, मे इम्पोज कॉस्ट इंक्लूडिंग एग्जाम्पलरी कॉस्ट, कब? सीकिंग अर्जनमेंट, कब? विदाउट एनी सफिशिएंट। ये लो बात कर, ऐसे। आई बात समझ में? बोलो भाई, इतनी बात समझे क्या? सबसेक्शन 2, सेक्शन 24 subsection 2 state that parties shall be given sufficient advance notice of any hearing
and of any meeting of the arbitral tribunal for the purpose of inspection of documents, goods or other property. दोनों पार्टीज को पहले नोटिस दे देना एडवांस में, किस चीज का, अगर कभी भी कोई हियरिंग करवा रहे हो, कोई मीटिंग करवा रहे हो ट्रिब्यूनल की, किस चीज के लिए, किन्हीं गुड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए या किसी प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन के लिए या डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन के लिए। बेसिक सा पॉइंट है, सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 कहता है क्या करो, एडवांस नोटिस पक्का दे देना बस। सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 सेज दैट ऑल स्टेटमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर इंफॉर्मेशन और ऑल अदर इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू, जो सप्लाई की गई है और एप्लीकेशन मेड टू या दी गई है, किसको, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, किसके द्वारा, बाय वन पार्टी, मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी स्टेटमेंट, जो भी एविडेंस भाई को दिए हैं, ट्रिब्यूनल को दिए हैं, भाई की ड्यूटी है कि इट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, ताकि उसको भी पता हो। एंड एनी एक्सपर्ट रिपोर्ट, या किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है, और एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट या कोई और एविडेंशियल एविडेंस आया है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, ऑन विच द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिलाई, जिसपे ट्रिब्यूनल भरोसा करेगी फैसला सुनाने के लिए अपने डिसीजन देते समय, शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज। या फिर ट्रिब्यूनल के पास एक्सपर्ट की तरफ से कुछ आया है या कोई डॉक्यूमेंट आया, एविडेंस आया, वो भी दोनों पार्टीज को बता दे जी ऐसा है, अपा तो इसके बेसिस पे डिसीजन देंगे। आई बात समझ? मैं आपको अभी सही बताऊं, ज्यादा कंटेंट नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। अब अगर आज अपन ने ये 24 किया है, घर जाओ, ठीक है जी, एक तो ना ये वाली एक्टिविटी भी किया करो कि चलते चलते नोट्स लेकर के, बोल बोल के, ठीक है जी, इवनिंग टाइम में जैसे भी विद इन योर रूम और छत पे 24 ऐसे बोलो कि पहले पढ़ लिया, फिर नोट्स बंद करके सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, और कोशिश करो इंग्लिश में, स्टेट्स दैट अनलेस decided by the parties या unless या otherwise agreed by the parties, tribunal shall decide क्या, whether to conduct oral hearings for oral evidence और oral argument, ठीक है जी, shall be conducted और all, बोलो भाई, hearings shall be conducted in documentary form या written form, provided that, ऐसे टुकड़ों में जोर दे दे करके, आवाज कम ज्यादा करके, मैं कैसे बोलता हूं, प्रोवाइडेड दैट, क्यों, ऐसे भी तो बोल सकता ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल एज फार एज पॉसिबल होल्ड ओरल हियरिंग्स, नहीं, एक ऐसे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल ऑन डे टू डे बेसिस। आई बात समझ में? 2-3 बार रिपीट कर लो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। इस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा, बात करने का तरीका आएगा, बोलने का तरीका आएगा, चीजों को समझना आसान होगा और बात बोलना आसान होगा, आपकी बात का दबाव बने। आ रही है बात समझ में? समझे? वैल्यू होगी। अब ये लाइन मैं ऐसे भी बोल सकता था, पढ़ना आएगा, तरीका आएगा, आपकी बात की वैल्यू होगी, दबाव बनेगा, दबाव में ही दबाव नहीं है। और ऐसा नहीं है दबाव, दबाव बोलने से दबाव, मैंने लास्ट में इतना, आपकी बात का दबाव बने, लो टोन में होते हुए भी ये वर्ड, आई बात समझ में, काइंड ऑफ बर्डन डाल गया सामने वाले। डन 2 और 3। 2 क्या कहता है, जब भी ओरल हियरिंग होने वाली हो या कुछ भी हो, पार्टीज को क्या कर देना, एडवांस नोटिस दे देना। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एक पार्टी की तरफ से कुछ आता है तो दूसरी पार्टी तक पहुंचा दे ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल के पास आया है तो दोनों पार्टीज तक पहुंचा दे, एक्सपर्ट वगैरह की तरफ से आया है। ओके जी, ओके। आप सबको पता होगा एक्सपर्ट कौन होता है। एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जिसको अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, उसने उस सब्जेक्ट को अप्लाई किया या उस पर काम किया है, फिर चाहे आप उसको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कह लो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कह लो, ठीक है जी, किसी चीज के इंस्पेक्शन का एक्सपर्ट कह लो, या आप उसे लॉ का एक्सपर्ट कह लो, टैक्सेशन का एक्सपर्ट कह लो, अकाउंट्स का एक्सपर्ट कह लो। और जरूरी नहीं है आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल यंशिका को जो गुड्स से सप्लाई करने थे वो ऑयल था, कोई सनफ्लावर ऑयल कह लो या कोई भी, ठीक है जी, सरसों का तेल कह लो मान लो, या ठीक है नारियल का तेल। अब हमारा डिस्प्यूट है, मैं कह रहा हूं इसने वो क्वालिटी नहीं दी जो प्रॉमिस की थी, आर्बिट्रेटर को बुला लिया, देखो
अब आर्बिट्रेटर देख तो रहा हूं कैसे, और मैं इसके सामने लगा पड़ा हूं, ये देखो अगर ये ऑयल अच्छा होता तो देखो ऐसे करने पे फैलता, ये देखो ठीक है, इस पे ये यूं मुंह की तरफ, अच्छा, और इधर से ये लगी हुई है। ऐसा नहीं है आर्बिट्रेटर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये देखो इसको ऐसे करने पे ये होल्ड हो रहा है, टपक नहीं रहा, इट मीन्स ये भाई, अच्छा, पता है इसको? नहीं पता भाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? एक्सपर्ट को बुलाएगा, और एक्ट ने बोल दिया। अब मान लो ये कहता इस चीज के लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, और मैं कहता कहां लिखा है? हमने एग्रीमेंट में लिखा नहीं, और कहां लिखा है कि आप एक्सपर्ट को बुला सकते हैं? अब मैं कह रहा हूं क्या मैं ही हूं एक्सपर्ट? ठीक है, ये कह रही नहीं मैं ही हूं एक्सपर्ट। मैं कह रहा हूं ऐसे एक्सपर्ट होती तो ढंग का तेल सप्लाई करती, क्या है ये? आई बात समझ में? इधर से आर्बिट्रेटर कह रहा है शांत शांत, अरे तू रुक भाई एक बार, के इसीलिए एक्ट को पता था कि कभी हो सकता है कोई इंसान कह दे कहां लिखा एक्सपर्ट को अपॉइंट करना, उन्होंने पहले लिख दिया एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26। ठीक है, देखना अभी क्या बताऊंगा। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 कहता है अगेन सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ट्रिब्यूनल में चाहे तो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट, जो क्या करेगा टू रिपोर्ट इट, यानी कि ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करेगा स्पेसिफिक इश्यूज पे, यानी कि उन मुद्दों पे जो ट्रिब्यूनल ने बताए हैं, इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। एंड रिक्वायर अ पार्टी, एक पार्टी को क्या कह सकता है, यानी कि यंशिका को कह सकता है ये क्या एक्सपर्ट आया है यंशिका, वो जो ऑयल सप्लाई किया था उसका सैंपल दो, यानी कि एक पार्टी को कह सकता है कि एक्सपर्ट को कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दो, और टू प्रोड्यूस या ला करके दे दो, या एक्सेस दे दो किसी डॉक्यूमेंट, किसी गुड्स या किसी प्रॉपर्टी की, ताकि एक्सपर्ट क्या कर सके जी, इंस्पेक्शन कर सके। सबसेक्शन 1 ने बोला सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल यानी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है किसको, एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट को, ताकि वो रिपोर्ट कर सके उन मुद्दों पे जो बताए हैं, और पार्टी को कह सकता है कि एक्सपर्ट को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह सप्लाई कर दो। आई बात समझ में? एंड सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 कहता है इफ अ पार्टी सो रिक्वेस्ट, एक पार्टी अगर ऐसा रिक्वेस्ट करती है, और इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर इट नेसेसरी, या फिर क्या होता है जी ट्रिब्यूनल को लगता है, तो या तो मैंने बोला रिक्वेस्ट की, या आर्बिट्रेटर को खुद लगा, तो एक्सपर्ट क्या कर सकता है, शेल, एक्सपर्ट ऐसा कर सकता है, कैसा, कब, आफ्टर डिलीवरी ऑफ हिज रिटर्न और ओरल रिपोर्ट, मतलब एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देने के बाद ओरल हियरिंग्स में भी आ सकता है, पार्टिसिपेट इन एन ओरल हियरिंग, जहां पे पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक्सपर्ट की रिपोर्ट तो आ गई, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ डाउट है, तो एक्सपर्ट को बुला सकते हैं किस चीज के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए। ठीक है जी, और एक्सपर्ट को बोल सकते हैं टू प्रेजेंट, आप अपनी गवाही दो, यानी कि एक्सपर्ट विटनेसेस को देखा जा सकता है, टेस्टिफाई दैट इज, उसकी बात पे उससे पूछा जा सकता है, उसकी गवाही ली जा सकती है, ये सब सेक्शन 2 कहता है। ठीक है, कि एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है किस चीज के लिए, बोलो भाई, ओरल हियरिंग्स में अपनी बात रखने के लिए। फर्दर सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 कहता है क्या, एक्सपर्ट शेल, और एक्सपर्ट को करना होगा कब, एक पार्टी अगर रिक्वेस्ट करे, क्या, मेक अवेलेबल टू दैट पार्टी, उस पार्टी को दिखा दे, अवेलेबल करवा दे एग्जामिनेशन करने के लिए, क्या, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे गुड्स, वो सारी प्रॉपर्टी जो एक्सपर्ट के पास है और जिसके बेसिस पे उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है। मैं कह रहा हूं मैं वो सैंपल एक बार मैं भी देखना चाहता हूं जिसके बेसिस पे इसने टेस्टिंग की है, क्या पता इस गुड़िया ने गलत सैंपल भेज दिया हो। ठीक है जी, अच्छी रिपोर्ट पाने के लिए डन। 5 मिनट मुश्किल से लगे होंगे, पूरा सेक्शन 26 पूरा हो गया, क्योंकि सारे ऐसे चलेंगे। अब सबसेक्शन 1 कहता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं किस चीज के लिए, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पाने के लिए, पार्टी को कह सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देना। सबसेक्शन 2 कहता है एक्सपर्ट को क्या कर सकते हो जी, आप बुला सकते हो ओरल हियरिंग में भी टेस्टिफाई करने के लिए। और सबसेक्शन 3 कहता है पार्टीज डिमांड कर सकती है एक्सपर्ट से वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसके बेसिस पे एक्सपर्ट ने क्या किया है जी, अपनी रिपोर्ट बनाई है। समझ गए जी? योर होमवर्क इज दैट कि आप सेक्शन 27 पढ़ के आएंगे, सेक्शन 28 पढ़ के आएंगे, और 29 पढ़ के आएंगे। ओके डन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।